हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों, कल आप लोगों को मालूम होगा, कल मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसका हैशटैग पार्ट 1 मैंने आपको कराया था। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है सरल परिपथ यानी सिंपल सर्किट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, जिन बच्चों ने, सबसे पहले बता दूँ, हैशटैग पार्ट 1 नहीं देखा है, वो सबसे पहले इस वीडियो को जा कर के देखें। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। अच्छा, एक बात और, कल थोड़ा सा मैं बता दूं, कल हड़बड़ाहट में मैंने कल आपकी क्लास ली थी। उसका कारण ये था, आपने शायद महसूस भी किया होगा कि सर ने बड़ी स्पीड से, फास्ट तरीके से मतलब कराया है कल। उसका रीज़न था बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय मूल्यांकन यानी इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का मूल्यांकन चालू हो चुका है इस लॉकडाउन के अंतर्गत। और आपके सभी अध्यापक, जैसे आपके संतोष गौरख सर हुए, और भी कई सारे ब्रज सिंह के भी कॉलेज के थे, अदर मैं जहाँ पे पढ़ा चुका हूँ वहाँ के भी अध्यापक थे। तो इस समय मूल्यांकन चल रहा है, तो कल मैं लेट हो गया था वहाँ से, तो इसलिए हड़बड़ाहट में आकर के मैंने क्लास ली और वीडियो अपलोड किया यहाँ पे यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों, तो आज बड़े ही बेसब्री से बनाया, कायदे से। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो वहाँ पे कॉपियाँ जल्दी चेक कर दी। और सबसे अच्छी बात है, आज बच्चों मैंने किसी को फेल नहीं किया। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने लिखा नहीं था, तो मतलब उन्हें फेल करना पड़ा, मजबूरी थी। बट आज मैंने सभी को पास किया। बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की है कि शायद मैं किसी के लिए अच्छा साबित हुआ हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सरल परिपथ। भगवान आपके साथ भी कोई अच्छा ही अध्यापक डाले, जिससे आपकी भी कॉपी अच्छे तरीके से चेक करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 हैशटैग पार्ट 2। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम चलते हैं, पहले मैं बता दूंगा आपको 4 डेफिनेशंस कराऊंगा मैं, उसके बाद 4 न्यूमेरिकल, 1 मैं कराऊंगा, 3 आपको करने होंगे, सबसे पहले मैं बता दूं। और उसके बाद 2 आपसे टॉपिक पूछूंगा, जो कि एक लीगल तरीके से एक बोधात्मक प्रश्न होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक टेक्निकली क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक बड़ा ध्यान से और धीरे स्लो मोशन में देखना है, पढ़ना भी। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हेडिंग आलो आज की, सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। डालिए, गुड। चलिए अब ध्यान से देखिए क्या होता है टर्मिनल विभवांतर, पहले समझिएगा ध्यान से। आप लोग जानते हैं सेल का विभवांतर क्या होता है? मैंने कल, आपको याद होगा, सेल का वैद्युत वाहक बल हेडिंग डलवाई थी। क्या डलवाई थी? सेल का वैद्युत वाहक बल करवाया था मैंने आपको। सेल का वैद्युत वाहक बल अब क्या होता है ये बताइए, जिसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं, या अगर किसी बच्चे को ना मालूम हो, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, यानी कि वैद्युत वाहक बल। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक मतलब एक तरीके से इसका इंग्लिश वर्ड होता है, शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, आपने, मैंने कल बताया था ई बराबर उसका फॉर्मूला था W/Q। आई होप सभी को याद होगा। फटाफट कॉपी खोल के रख लीजिएगा, 2 मिनट 1 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी खोलो। मैंने कल सेल का वैद्युत वाहक बल में डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? प्रत्येकांक आवेश पर सेल द्वारा प्रवाहित की गई ऊर्जा को, मैंने ये लिखवाया था, पूर्ण परिपथ में प्रवाहित की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये लिखवाया था आपको। अब देखो, चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं आपकी, बट क्या है, थोड़ा सा नाम बदल गया। सेल का टर्मिनल विभवांतर सर बी बराबर यहाँ पे W/Q आ गया, याद होगा, वैद्युत वाहक बल और वैद्युत विभव बिल्कुल सेम वैद्युत विभव की तरह डेफिनेशन लग रही है। तो भैया वही है, बट यहाँ पे बोलने का तरीका अलग है। मतलब हम बोलते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु को हमने इंग्लिश में बोला, वही चीज़ किसी भी वस्तु को हिंदी में बोली जा रही है, या हमने मान लीजिए जैसे एक बच्चे के 2 नाम होते हैं, तो वह सेम प्रोसीजर है यहाँ पे। यहाँ पर ये चीज़ एक ही है, वैद्युत विभव, बट यहाँ पर इसका नाम बदल गया है। जैसे स्कूल का नाम और घर का नाम, वो स्कूल का नाम था और ये घर का नाम है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। भाई उसमें क्या था, सेल द्वारा पूर्ण परिपथ में दी गई ऊर्जा को वैद्युत वाहक बल कहते हैं, मैंने यही लिखवाया था आपको। यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया, प्रत्येकांक आवेश पर, भैया आवेश तो प्रति में है ना, तो वही बोलेंगे प्रत्येकांक आवेश पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये टर्मिनल क्या होता है, तो मैं बता दूं बच्चों, ये आपने सेल देखा है, सेल आपने देखा होगा ऊपर इस तरीके से होता है और बैकग्राउंड में गोल गोल होता है इस तरीके से। आपने एवरेडी का सेल देखा होगा ना, जो आपके रिमोट वगैरह में पड़ता है, इस तरीके से देखा है आपने को ने। तो बेटा क्या होता है, ये एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया। भाई हम इसी से तार जोड़ते हैं, बोलो इसी से तो जोड़ते हैं, तभी तो यहाँ पे आपका बल्ब जलता है। तो क्या होगा, सेल के किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, देखो सेम, बाकी की लैंग्वेज सेम है। यहाँ पर वहाँ पे चेंजेस क्या था, देखो ध्यान से सुनना, वैद्युत वाहक बल की में क्या मैंने लिखवाया था आपको, एकांक आवेश को सेल द्वारा पूर्ण परिपथ में दी गई ऊर्जा को, ये वहाँ पे था, कॉपी आपके सामने होगी, फटाफट देखिए उसमें, देख लिया आपने।
अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में मतलब एक बार में प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर आपको होता है W/Q। लिख लिया बेटा सूत्र? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा इसका बताओ, इसका मात्रक क्या होता है भाई? W का क्या होता है आपका, आपको मालूम होगा। Q का आपको मालूम होगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसका मात्रक आपको इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको देना होगा। देखता हूँ कितने बच्चे जागरूक हैं। मुझे फटाफट, मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी इसका मात्रक कमेंट सेक्शन में नोट करिए। जल्दी फटाफट टाइप करिए, दीजिए मुझे। मैं सभी का चेक करूँगा, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। जल्दी जल्दी स्पीड से भाई। देखिए यहाँ पर पढ़ने आते हैं आप लोग, टाइम पास करने नहीं आते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा कोशिश करो इसके आंसर दिया करो। आप लोग छाप के चले जाते हो। छापने से क्या मतलब है भाई? छाप तो किताबें आपके पास होंगी, छाप लो फिर। मेरा इसे पढ़ाने से क्या मतलब है बताइए आप? ठीक है, तो चलिए लिख लिया आपने। इसका मात्रक जो भी होगा आपको मालूम होगा। फटाफट सारे बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं वो इसका कमेंट सेक्शन में मत दीजिएगा फटाफट। चलिए गुड। चलिए ये हेडिंग होगी आपकी। अब नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। अगली हेडिंग क्या है, फटाफट डालिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इस सेल। डाल दिया आप लोगों ने? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बोलो, डाल दिया? गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसने नहीं डाला फटाफट डालिएगा। बहुत अच्छे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है इस डेफिनेशन में, देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जब किसी, अच्छा चलो इसे छोड़ दो, मैं पहले समझा दूँ भाई। मुझे मालूम है आप लोग वैसे मानोगे नहीं, समझोगे पहले। अच्छा ये बताओ, ये आपका सेल है, बोलो है? मैंने भी बनाया था, ये आपका इस तरीके से निकला होता है। अच्छा ये पॉजिटिव सिरा होता है और ये नेगेटिव सिरा होता है, आप जानते हो, ये तो सभी को मालूम होगा। पॉजिटिव सिरा सदैव ऊपर वाला होता है, नेगेटिव सिरा पीछे वाला होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव यानी बाहर, ये आपका बाहर है, बाहर बोलो, और ये आपका अंदर है, बोलो है अंदर, बोलो है अंदर। ये बाहर वाला एरिया है और ये अंदर वाला एरिया है। तो मैं क्या बोलूँगा, बाहर धनावेश से ऋणावेश की ओर, और अंदर, अंदर कैसे जुड़ा जाएगा, अंदर ऋणावेश से धनावेश की ओर। मतलब ऐसे समझो, ये आपका हुआ सेल, सर मैंने इधर से इधर जोड़ा, तो ये आपका धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब मैं अंदर जोड़ूंगा तो ये इस तरीके से होगा भाई, ये इस तरीके से हो गया आपका, बोलो, और ये इस तरीके से होगा। यानी क्या बोलूँगा, बाहर धनावेश से ऋणावेश की ओर और अंदर ऋणावेश से धनावेश की ओर जोड़ते हैं, बस उसे ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। देखो इतना बड़ा आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा, इतना सब कुछ दिख रहा होगा, बड़ा डर सा लग रहा होगा, ये क्या दे दिया सर ने भाई। देखो जो मैंने बोला वही लिखवाया है भाई। देखो ध्यान से, जब किसी सेल के दोनों टर्मिनलों को किसी चालक तार से जोड़ते, भैया मैंने ये क्या किया, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव सिरा है, ये मैंने ये तार जोड़ा, ये वाला देखो ये जुड़ा हुआ है। अच्छा ये वाला मैं देखता हूँ कुछ बच्चे ये भी बना देते हैं, भैया ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना है आपको, आपको जो अंदर वाला मटेरियल है वही बनाना है बस, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब किसी सेल के दोनों टर्मिनलों को एक चालक तार से जोड़ते हैं तो बाह्य परपथ में वैद्युत धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, तथा सेल के अंदर वैद्युत धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। देखो बिल्कुल वही लिखा है, बिल्कुल वही लिखा है। बोलो बोलो, क्या मैंने बोला, बाहर की ओर धनावेश ऋणावेश और अंदर से ऋणावेश धनावेश से जुड़ा होता है। इतनी यहाँ तक कवर हो गई, बोलो यहाँ तक कवर होगी आपको, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखिएगा। जिस प्रकार किसी चालक तार में धारा के मार्ग में अवरोध लगता है। एक बात बताओ, जैसे आपका कोई सेल है, इस तरीके से आपने एक तार को पीछे तार से जोड़ दिया तो भैया फॉल्ट हो जाएगा ना, सेल खराब हो जाएगा। अरे आपने उसी का पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दिया, आपने बीच में बल्ब वगैरह लगाया नहीं लगाया, यहाँ पे अगर कुछ लगाते तो बात ठीक थी कि सर हाँ ऐसे हो जाएगा आपका काम, पर ऐसा नहीं हुआ ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये फॉल्ट हो जाएगा आपका। तो कैसा होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। वहीं पे लिखा है मैंने, जिस प्रकार चालक पर तार पर धारा के मार्ग में अवरोध लगता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य भी धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। यानी कि अंदर भरा हुआ पदार्थ भी धारा के मार्ग में अवरोध लगाएगा। इसी अवरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, जब भी प्रतिरोध की बात करेगा तो कैपिटल आर बोलते हैं, और जब भी आंतरिक प्रतिरोध की बात करेगा तो स्मॉल आर बोलेंगे। दिमाग में डाल लीजिए फटाफट इस बात को, कहीं नोट कर लो, साइड में आप लोगों ने देखा होगा पेज का कोना मिलता है, वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जब भी आंतरिक प्रतिरोध की बात होगी तो सर स्मॉल आर, और जब मात्र यानी कि ओनली प्रतिरोध की बात होगी तो कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। इसका मात्रक भी ओम होता है भाई, प्रतिरोध कोई भी हो मात्रक ओम ही रहेगा। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो कोई डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी के मन में हो तो भाई फटाफट बता दिया करो। देखो एक बात और आपकी सबसे बड़ी गंदी बात है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जो भी सुन रहे ध्यान सुनिएगा। आप लोग वर्क करने के बाद
कॉपी बंद करके रख देते हो। मैं ग्रुप पर पूरे घंटे के लिए बैठा रहता हूँ आपके पास, मेरी निगाहें ग्रुप पर रहती हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने जैसे ही किया फटाफट अपना लाइक कमेंट वाला जो भी सेक्शन होता है उससे स्क्रीनशॉट लेकर डालते हैं। बहुत अच्छी बात है, उन बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और कुछ बच्चे फटाफट अपना मतलब वर्क करके तुरंत ग्रुप पर सेंड करते हैं कि सर हमने कर लिया। लेकिन उन बच्चों की आदत बड़ी गंदी लगती है जो अपना कार्य करने के बाद नहीं डालते हैं। तो भाई ऐसा क्यों? मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, समय बचा बचा के। हालांकि आप लोग लॉकडाउन में बेटा फ्री हो, ये रियलिटी है, पर मैं नहीं हूँ भाई। मैं बहुत सारे काम रहते हैं, उसके बावजूद भी मेरा पहला सर्वप्रथम काम रहता है कि बच्चों की क्लास लो। ठीक है, तो वीडियो में रात में शूट करता हूँ, कभी कभार दिन में भी शूट करता हूँ, तो टाइम लगता है। तो आप लोग इतना तो बनता है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं भैया। आपका फ़ायदा, आप कितना पढ़ रहे हो मुझे ये मालूम पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान दिया करो। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये फिगर आपको बनाना है, फटाफट बनाइएगा अच्छे तरीके से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये आपको लाइन नहीं खींचनी होती है। ठीक है, ये अंदर वाला मैटर बनाना होता है। ये तो मैं पूरा अंदर कवर करके, अब सोचिए फिगर मतलब किस तरीके से मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, एकदम लाइन सटीक तरीके से जाए। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। दूसरी हो गया, देखो यार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भैया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे कहते हैं। देखो माइंड फ्री करो फटाफट स्पीड से। क्या करेंगे, देखो बाहर की ओर से धन से ऋण मतलब धनावेश ऋणावेश की ओर, और अंदर की ओर ऋणावेश से धनावेश की ओर जोड़ते हैं तो एक अवरोध उत्पन्न होता है। इसी अवरोध को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखो कितने सरल शब्दों में भैया लिखोगे, वही सब कुछ निकलना पड़ेगा, लेकिन चीज़ तो भैया ना, बोलने का तरीका तो सरल है ना। तो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे मैं यही बताने के लिए आया हूँ। चलिए, दो डेफिनेशन क्लियर होगी, फटाफट तीसरी निकालो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कौन कौन प्रभावित कर सकता है। मतलब आपके पास जो सेल है, इस पर मैं ऐसा क्या करूं ये मतलब इफेक्टेड हो, मतलब कम हो, ज़्यादा हो, फट जाए, बेकार हो जाए, क्या क्या इसे इफेक्ट डाल सकता है इस पर, तो हम वो सीखने वाले। फटाफट निकालो। देखिए मेरा सीधा सिद्धांत है, मैं हर चीज़ को बहुत ईजिली तरीके से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ उसे ग्रुप पर बोला करो कि सर मैं ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं अगेन रिपीट करूँगा, कोशिश करूँगा, नया वीडियो दूंगा आपको। ठीक है, बट मेहनत तो करो भाई। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। डाल ली एडिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। डाल लो फटाफट इंग्लिश में जो लिखता है बच्चे, जो भी इंग्लिश में लिखते हो फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर कारक मतलब निर्भर, मतलब बहुत सारे कारक होते हैं जो इन पर निर्भर करते हैं। डालिए हेडिंग। देखो सबसे पहले इसे बाद में देखो, पहले मेरी बात समझो। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा है सेल आपके कई प्रकार के आते हैं। मैं कह रहा हूँ इसे मत देखो, इसे रट्टा मत मारो, अभी फटाफट मेरी बात को समझो, ध्यान से सुनो। एक सेल होता है, आपने देखे होंगे सर एवर रेडी का आता है, फलाना ढिंका, यानी कई ब्रांडेड कंपनियां आती हैं। आपने ऐसा कभी मन में सोचा सर एवर रेडी का ही बहुत अच्छा क्यों निकलता है? रीज़न क्या है? 5 रुपये का सेल आ रहा है, एक वही 10 रुपये का सेल आ रहा है, तो रीज़न क्या है? लोकल असली क्या है इसमें? तो मैं बता दूं बेटा, इसके अंदर जो पदार्थ भरा जाता है इन पर इफेक्टेड होता है। मतलब ज़्यादा सांद्रता वाला भरा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, कम सांद्रता वाला भरा जाएगा तो कम अच्छा होगा। सीधी सी बात है भैया। आप लोगों ने देखा है, चावल आप लोग लेने जाते हो या बादाम काजू जो भी लेने जाते हो XYZ, अगर फ्रेश माल होगा तो रेट ज़्यादा होंगे। अगर उसी में मिक्सर होगा, मतलब कुछ अच्छा कुछ ख़राब यानी मिक्स मिल जाए, तो क्या होगा, उसका रेट थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। भैया अच्छी सांद्रता यानी कि अच्छी कैपेसिटी वाला आप पदार्थ भरोगे तो उसकी सांद्रता यानी उसका प्रतिरोध कैसा होगा, बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, पहला टॉपिक समझ में आ गया? बोलो यहाँ तक क्लियर? दूसरा देखो, अब दूसरा देखिएगा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी देखा इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है बिल्कुल सटा के रखी जाती है, क्योंकि एक सेल यहाँ पे एक यहाँ पे लगी है, इससे जोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बैटरी आपके घर पे रखी हो और एक बैटरी तुम्हारे चाचा के घर पे रखी हो? ठीक है, मतलब चाचा जो भी हो, चाचा फूफा मामा जो भी हो, इनके घर पे रखी हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तार यहाँ से वहाँ जोड़ देना करके क्या होगा, उसमें बैटरी ज़्यादा खपत होगी, बेकार भी हो सकती है। अदरवाइज़ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, यानी कि बैटरी काम करेगी। अगर हम उसे पास में रख दें तो क्या होगा, अच्छी तरीके से चलेगी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी। जितनी बीच की दूरी होगी उतनी ही उसके इलेक्ट्रोड की मात्रा भी कम होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी बैटरी कम चलेगी। मतलब भैया
आपने देखो इतना पतला सेल ले लिया, एक मोटा सेल। आपने देखा होगा पहले जो एवरीडे की बड़ी बड़ी जो टॉर्चें आती थी, आपने पापा ने कभी इस्तेमाल की होगी, अपनी मम्मी ने इस्तेमाल, अपनी नाना नानी ने इस्तेमाल की होगी, बड़ी बड़ी बैट जो टॉर्च वाली बड़े बड़े सेल वाली टॉर्च आती थी। तो आपने देखा होगा आजकल तो हम लोग फ्लैश लाइट जला लेते हैं भैया ना, है। अब बैटरी, अब तो आप लोग कहाँ जाना भाई टॉर्च वगैरह। चलिए मैं समझ सकता हूँ आप लोग टेक्निकल दुनिया में जी रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सब वस्तुओं से रूबरू करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए। राठौर क्लासेस में यानी राठौर सर से पढ़ने के बाद थोड़ी सी मतलब ऐसा मत समझना कि सर अपनी तारीफ कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं हर एक चीज़ को जीरो लेवल से उठाने की कोशिश करता हूँ। चाहे मेरे यहाँ बच्चा जीरो लेवल से आए या 100% से, मैं उसे कोशिश करता हूँ कि टॉप लेवल पे पहुँचा सकूँ, और मेरा यही पहला दायित्व भी होता है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो मतलब क्या होता है भैया, जैसे आपने देखा होगा बड़ा सेल तो बड़ी मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बड़ा सेल होगा, सेल बड़ा होगा तो क्या होगी, उसकी धारा बहुत ज़्यादा निकलेगी, लाइट ज़्यादा तेज जलेगी। और छोटा सेल होगा यानी क्षेत्रफल कम होगा तो भाई उतना ही कम चलेगा सेल। ठीक है, तो क्या होगा, इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब चौथा देखिएगा ध्यान से। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ की प्रकृति तथा इसकी आयु पर निर्भर करती है। भैया सीधी सी बात है, जिसकी जितनी आयु होगी उतना सेल ज़्यादा चलेगा। लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनों को अपघट्य में डुबोए रखने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चारों पॉइंट आपने लिख लिए, बोलो चारों पॉइंट लिख लिए, गुड, बहुत बढ़िया। लिखिए फटाफट, नोट कर लिए। चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का यहीं पे आपको डेफिनेशंस हो गया। अब 4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिसमें मैं एक आपको कराया, सॉल्यूशन दिया है, और 3 आपको करने होंगे। उसके बाद 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी वीडियो लास्ट तक देखना है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वैद्युत प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है तो सेल में 100 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो सेल का ईएमएफ यानी कि सेल का वैद्युत वाहक बल, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, सेल का वैद्युत वाहक बल, अभी इसी वैद्युत वाहक बल से तुम्हारी बैंड बजाने वाला हूँ मैं। समझ में आ रहा है, बैंड, यस, वो वाली बैंड मत समझना, इस लॉकडाउन में किसी की नहीं हो रही, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ईएमएफ का मतलब है हमें यहाँ पे ये निकालना है। तो भैया कल मैंने ई बराबर आपको सी तो लगाया था W/Q। अब देखिए हमें दिया क्या गया, पहले इसे बाद में देखो भाई, मुझे मालूम है तुम्हारी निगाहें सबसे पहले सोल्यूशन पे जाती है, नलायकों सुधर जाओ। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये आई एम्पियर दे रहा है भैया, धारा एम्पियर में यहाँ पर भी जाती है 4, यानी टी बराबर आपको दे रहा है 4 मिनट। और भैया हमें मालूम है समय का मात्रा क्या होता है, समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड, मालूम है ना सभी को। तो भैया 1 मिनट में कितनी सेकंडें होती हैं, जितनों को भी मालूम है, तुम्हें अपने अपने पसीने की कसम हो, अपने अपने मतलब पढ़ने की कसम हो, ये मैं बता रहा हूँ रियलिटी में। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1 मिनट में कितनी सेकंडें होती हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। मैं मानूंगा कि जिसको नहीं, जिसने नोट मतलब नहीं दिया कमेंट सेक्शन में, तो मैं मान जाऊंगा उसे आता ही नहीं है। ये रियलिटी है। आज बेटा चैलेंज दिया है तुम लोगों को, देखता हूँ कौन कौन पूरा करता है। चलिए ठीक है, तो बताना 1 मिनट में कितनी होती हैं। ठीक है, तो उसे हमें भाई जूल W बराबर दे रहा है, तो हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। 1.5 एम्पीयर लगा दिया, टी हमने यहाँ पे सेकंडों में चेंज कर लिया, इसका मान निकाल दिया। हमें जैसे ही हमें Q मालूम पड़ा तो हमने E बराबर W/Q रख दिया। W का मान देखो 1000 दे रहा है और Q का मान हमें 360 यहाँ पे मालूम पड़ गया, हमने भाग कर दिया, तो आंसर में क्या मिला, 2.78 वोल्ट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं, फटाफट से नोट करिएगा ध्यान से कि एक वैद्युत, मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, कल सब ये आज ही आपको करके मुझे ग्रुप पर देने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने के लिए 350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का वैद्युत भाग बल क्या होगा, बताइए क्या होगा। 3 एम्पीयर की धारा, तो नहीं आई बराबर आपको दे रहा है 3 एम्पीयर और मिनट, यानी टी बराबर आपको दे रहा है 5 मिनट, भाई मैं इसे सेकंड में बदल लेंगे वही सब कुछ, और डब्ल्यू दे रहा है, यानी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम 2001-3 में पूछा जा चुका है बच्चों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट नोट करिएगा, इसे आपको करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तार के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार से होकर कितना आवेश बहना चाहिए। यदि आवेश को बहने में 30 सेकंड का समय लगता है तो तार में बहने वाली धारा, यानी अब इसमें आई का मान पूछा है, जूल यानी डब्ल्यू हमें दे रहा है, और 15 वोल्ट यानी हमें बी भी दे रहा है, यहाँ पे 30 सेकंड यानी हमें टी भी दे रहा है। ठीक है, पूछ के आराम से धारा का मान, भैया यही सूत्र लगेंगे। क्या उन कौन से लगेंगे, एक आई बराबर Q/T वाला लग जाएगा, एक ई बराबर W/Q वाला लग जाएगा। ठीक है, इन यही 2 सूत्रों से आपका काम हो जाएगा, लगा के जाना। ठीक है, क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप नोट करिएगा फटाफट। किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा 1200 जूल कार्य करना पड़ता है, तो सेल का वैद्युत भागबल की गणना कीजिए। सेम प्रोसीजर भैया, आई का मान आपको दे रहा है,
टी का मान मिनट में है, सेकंड में बदल लेना, डब्ल्यू का मान दे रहा है वही लगाएंगे, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। पहले हम क्या लगाएंगे, क्यू बराबर आई अपॉन टी। यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, वैल्यू आंसर आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब पेन डाउन कर दो, जिसने लिख लिया हो, जिसने नहीं लिखा तो वीडियो पहले पुश करो, पहले लिख लो, उसके बाद अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए प्लीज़। मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। याद रखिए, मैं रिक्वेस्ट और धमकी एक साथ देता हूँ। प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, मैंने आपको कल कराया था सर EMF, हेडिंग डलवाई थी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स सेल का वैद्युत वाहक बल। कराया था नहीं कराया था, बोलो बोलो। कराया था। कॉपी खोल के रख लो सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उससे चीटिंग नहीं हो पाई और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। देखो लास्ट में आपने क्या देखा, सेल का वैद्युत वाहक बल। मैं अब बल थोड़ा सा स्पष्ट रूप से लिखूंगा, बल दिख रहा है ना हेडिंग में आपको। मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बताइए सेल का वैद्युत वाहक बल क्या एक वास्तव में एक बल है? सेल का वैद्युत वाहक बल क्या वास्तव में एक बल है? जो मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और मैं कल ही कॉपी चेक करके आया हूँ, मैंने देखा था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। रायबरेली, जिस बच्चे को भी डाउट हो कि सर हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें सेंटर बता दे रहा हूँ और कोड नंबर भी बता दे रहा हूँ, जो लिख लो। कल मैंने जो कॉपी चेक की थी वो इंटर कॉलेज वाजपेयीपुर संडासी रायबरेली की कॉपियाँ चेक की थी मैंने। ठीक है बच्चों, उसमें 347 WP पूछ क्वेश्चन सेट आया था, पूछा गया था कल। उसमें क्वेश्चन था शायद चौथे का, मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन था, यही था कि बताइए सेल का वैद्युत भाग बल क्या वास्तव में एक बल है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सेल का वैद्युत भाग बल हेडिंग ने डलवाई है तो बल तो होगा। तो मैं बता दूं भैया, सेल का वैद्युत भाग बल वास्तव में एक बल नहीं है, यह भ्रमित करता है कि यह एक बल है। यस, यह भ्रमित करता है ये बल है। अच्छा एक बात बताऊं, सेल है और सेल में बल क्या होता है ये बताऊं। मैंने आपको धक्का दिया, ये बल है, बोलो है कि नहीं भाई? मेरे द्वारा फोर्स लगाया गया ना आपको, मैं आपको तमाचा मारूं तो क्या ये बल है? मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स आप पर जितना लगा वो बल है, बोलो है कि नहीं है? तो इसमें क्या वो कौन सा बल लग रहा है ये बताओ मुझे पहले। सेल में कोई बल लग रहा है क्या भाई? सेल में क्या हुआ कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले, मतलब ऊर्जा प्रवाहित की गई। तो बस 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 यही आंसर हो गया। क्या लिखेंगे कि सेल का वैद्युत वाहक बल वास्तव में एक बल नहीं है, यह भ्रमित करता है यह एक बल है। वास्तव में यह सेल द्वारा पूर्ण परिपथ में एक बार में दी गई ऊर्जा है। देखो हेडिंग तुम्हारी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, देखो जरा फटाफट। प्रत्येक अंग आवेश पर पूर्ण परिपथ में दी गई ऊर्जा को हम सेल का वैद्युत भाग बल कहते हैं। यही 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 आंसर बनता है। तुम लोग बात मालूम क्या कहोगे, अरे सर ने तो मैं पढ़ाया ही नहीं। तो इसीलिए हर चीज़ को यहाँ पे क्लियर करके चलता हूँ बेटा मैं, कोई चीज़ हल्के में नहीं लेनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं। चलिए, और आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसका क्वेश्चन भी दिया और आंसर भी दिया, देखिए दिया ध्यान से। क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या वैद्युत वाहक बल भौतिक राशि बल को प्रदर्शित करता है? क्या वैद्युत वाहक बल की उत्पत्ति स्थिर से वैद्युत से, मतलब स्थिर वैद्युत से हुई है? मतलब ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया, एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहा है। क्या वैद्युत वाहक बल वास्तव में एक बल है, यानी बल को प्रदर्शित करता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, सेल का वैद्युत वाहक बल नहीं है, बल नहीं है, वरन प्रति इकाई पर आवेश पर सेल द्वारा पूर्ण परिपथ में किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा है, जिसे हम सेल का वैद्युत भाग बल कहते हैं। इसे हम वैद्युत से नहीं, मतलब इसकी उत्पत्ति बल से नहीं हुई है, मतलब ये कहना चाह रहा है। ठीक है, मैंने एक बाकायदा दिया गया। अच्छा देखो, मैंने अभी कोई एक हेडिंग पढ़ाई थी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये वाली हेडिंग पढ़ाई थी सर, हमें मज़ा नहीं आया, ये समझ में आपने रटा दिया, फिगर देख के हम रट गए, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या एग्जैक्टली, हमारा दैनिक लाइफ में इसका उपयोग क्या है ये बताइए। किसी में है ताकत बताने वाला, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बताओ? नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। देखो भाई, यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो, अब ध्यान सुनना बड़े ध्यान से। एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने आपके घर पे हर किसी के बच्चे के घर पे मोटरसाइकिल तो होगी, बोलो होगी कि है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर, सॉरी गलती हो गई, भगवान करे आपके घर पे कार हो, बाइक हो, हेलीकॉप्टर भी हो, आने वाले समय में आप अपने बच्चों के लिए दे तो सकें, गर्व के साथ कहता हूँ भाई। ठीक है, चलिए समझिएगा। सेल का आंतरिक, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल होती है, हम उससे चलाते हैं। ठीक है, इससे आपका ये हैंडल हो गया और ये हमारे पीछे बैठे हुए कोई भी मान लीजिए, जो भी अपना बैठाना चाहे, जिसे समझ जाओ आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो आपने देखा होगा मोटरसाइकिल ठंड में ठंडा जाती है, कहते हैं हम लोग जब चालू करते हैं, पापा भाई बहन जो भी चालू करे, अक्सर लड़कियां भी चलाती हैं बाइक, अच्छी बात है। और आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि भारत इस समय कैसा है, आत्मनिर्भरता की ओर चल रहा। मोदी जी ने वैसे ही कह दिया आत्मनिर्भर बनो।
ठीक है। चलिए, तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल हम चालू करते हैं ठंडों में तो चालू नहीं होती है, हम उसे 10 बार 20 बार पैडल मारते हैं, मतलब उसे किक मारते हैं तब वो चलती है। ऐसा क्यों होता है? और गर्मियों में एक ही मारो खट से चालू। कभी सोचा दिमाग में ऐसा क्यों होता है? बताइए, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो यस, ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण होता है। आपने देखा होगा जब हम गाड़ी चालू करते हैं, जो इसका इंजन होता है, तो क्या होता है उसमें ऑयल जम जाता है। जम जाने के कारण उसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध यानी अंदर वाला प्रतिरोध, मैंने कहा था ना, ये अंदर वाला प्रतिरोध रासायनिक क्रिया वाला, ये कैसा हो जाता है? जम जाता है, यानी कम हो जाता है, मतलब अधिक हो जाता है। कहने का मतलब ये यहाँ पे अधिक हो जाता है। अधिक का मतलब होता है, समझना, जब आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा तब चालू नहीं होगी, और जब आंतरिक प्रतिरोध कम होगा मतलब पतला पतला होगा, मतलब समझ, ऐसे समझो। मुझे मालूम है कन्फ्यूज आ जाओगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा कानपुरिया भाषा मैंने यूज़ की। आपने देखा होगा जैसे हमारा इंजन है, इसमें ऑयल भरा हुआ है, ठंडों में ये क्या हो गया? जम गया। जम जाने के कारण क्या होता है? इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाता है, मतलब ये है अधिक हो जाएगा तो इसका जो जमाव यानी मोटापन हो जाएगा और ये चालू नहीं होगा। और गर्मियों में क्या होता है? इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, तो यानी ये बहुत पतला रहता है, जिसके कारण गाड़ी जल्दी चालू हो जाती है। तो भैया समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मैंने देखो इसीलिए आपको टॉपिक दिया बाकायदा। कह रहा है कि ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में वाहनों के इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों? बताइए। तो यही इसका रीज़न है। किसी गर्म दिन में ताप अधिक होने के कारण बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, मैंने बताया था, पतला हो जाता है, और बैटरी के सिरों पर विभवपतन कम होता है, जिसके फलस्वरूप धारा की मात्रा अधिक होती है और आसानी से स्टार्ट हो जाती है। जबकि उल्टा भी यहाँ पे कर लो, जबकि दिन में तापमान, मतलब ठंडों दिनों में दिन में तापमान कम होने के कारण बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक रहता है। इसका कारण बैटरी के सिरों पर अधिक से अधिक विभव पतन होता है, मतलब धारा अधिक लगती है, यानी कम धारा बहती है, और वाहन आसानी से स्टार्ट नहीं होते, इसलिए हमें किक ज़्यादा मारनी पड़ती है। तो आज के ये दो आपके टॉपिक थे, बहुत अच्छे थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मैंने क्या क्या कराया पहले समझ लीजिएगा। मैंने आपको आज ये टॉपिक कराया, उसके बाद ये वाला कराया, उसके बाद 4 न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, उसके बाद 3 डेफिनेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, डेली क्लास लिया करो, समय पर लिया करो, कार्य को समय से भेजा करो, मैंने बोला है। और अपने दोस्त भाई बहन जो भी आपके मतलब पढ़ना चाहते हो, पढ़ रहे हों, वो पढ़ सकते हैं। और जिसे कंपटीशन की क्लास लेना हो तो वो कंपटीशन की क्लास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकता है। किसी लिए कोई हराया नहीं है यहाँ पे भैया। शिक्षा फ्री में दी जा रही है भाई, मैं कोई आपसे चार्ज थोड़ा ना ले रहा हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो भाई, लाइक करने से मालूम पड़ता है किसे किसे समझ में आता है। ठीक है, चार्ज तो हम आपसे क्लास में लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप खुशी खुशी देंगे भी, क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई। ठीक है, चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय माता दी।